अब आज की कंपनी पर। तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है पैकेजिंग इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी यूफ्लेक्स के टॉप मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ राजेश भाटिया। साथ ही साथ मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे हम इस शेयर पर फंडामेंटल नजरिया। इससे पहले कि हम मिस्टर भाटिया से चर्चा शुरू करें, आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। यूफ्लेक्स जो है 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये देश की दिग्गज पैकेजिंग और मटेरियल और सॉल्यूशंस कंपनी है। 150 देशों में करीब इनके क्लाइंट्स हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको, कोका कोला, नेस्ले, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। भारत में नोएडा और जम्मू में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो क्षमता है कंपनी की कुल 1,35,000 TPA की है। यूएस, मेक्सिको, हंगरी, रूस, यूएई, पोलैंड जैसे कुछ और देश हैं, बड़े देश हैं जहां पर इनके क्लाइंट मौजूद हैं। हमारे साथ अब मिस्टर भाटिया जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिस्टर भाटिया, सबसे पहला सवाल तो ये समझना चाहेंगे कि अब जो करंट सिचुएशन है, पिछले 2 साल हमने देखे कि कोविड की वजह से काफ़ी सेक्टर्स को, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को परेशानी झेलनी पड़ी थी, लेकिन आपका बिजनेस कुछ अनोखा है, कुछ डिफरेंट है। शायद उस समय आपको, चूंकि बहुत पैकेजिंग फूड की डिमांड भी बढ़ी थी, तो शायद आपको फ़ायदा मिला होगा। डिमांड फ्रंट पर इस समय सिचुएशन कैसी है, सबसे पहले वो बताएं। डिमांड लास्ट 2 साल से पेंडेमिक के बाद में अच्छा रहा है। डिमांड बेसिकली जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैकेजिंग कंजम्पशन है वो अमेरिकाज और यूरोप में है, और इन दोनों जगह पे हमारी प्लांट्स हैं। और ओवरऑल पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो डिमांड साइड में कोई भी किसी तरह की कोई चुनौती नहीं थी। डिमांड बढ़ा है हर जगह पे। थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स के चलते, हायर शिपिंग कॉस्ट के चलते, जो लोग चीपर जुरिस्डिक्शंस में मैन्युफैक्चरिंग करते थे, फ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनकी वजह से एक सप्लाई चेन डिसरप्शन भी हुआ पैंडमिक के चलते। जब भी काफ़ी सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, तो जो हमारा बिजनेस मॉडल था शुरू से कि कस्टमर के पास में अगर आप प्लांट लगा के उनको वहाँ सप्लाई देंगे, तो उसमें कस्टमर का 2-3 तरह से जो उनको फ़ायदा मिलता है। एक तो ये कि उनका वर्किंग कैपिटल कम लगता है उनको, क्योंकि वो हर हफ्ते में 2-3 बार हमसे सप्लाईज ले सकते हैं। और उसकी बजाय अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो 90, 120, 180 दिन तक आपका रॉ मटेरियल ब्लॉकेज रहता है। उसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस भी हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्रूड डेरिवेटिव है। तो उसमें, और अभी पैंडेमिक के टाइम पे सप्लाई चेन डिसरप्शन में लोकल क्लोजर टू द कंजम्पशन सेंटर्स वाली जो थ्योरी है वो विच हैज़ बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट। आपने सही बोला, 90% ऑफ आवर प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो फूड पैकेजिंग है। और इस पैंडेमिक में, जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो लोगों ने लॉकडाउन्स हुए, तो लोगों ने एकदम से फूड आइटम्स को उसको इकट्ठा करना शुरू किया घरों में। स्टोर्स में शेल्फ्स खाली हो गए, तो उसकी वजह से एक जो शुरुआती इम्पीटस मिला। और उसके बाद बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक थोड़ा सा जो कॉन्शियसनेस आई कि हमें तो पैक्ड फूड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा उसका हमें देखा कि उसका डिमांड बढ़ा, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला है ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री को लास्ट 2 साल में जी। करंटली अगर हम बोलें तो डिमांड लेवल्स ठीक हैं, और आगे चलते हुए यही उम्मीद करेंगे कि डिमांड लेवल्स अच्छे रहे। और इसमें एक चीज़ जो बताना चाहूँगा इसमें कि 2020 में और 21 में हमने जो कुछ पहले एक्सपेंशंस प्लान की थी, वो कुछ 2020 में हमारी कंप्लीट हो गई, कुछ 2021 में हमने कंप्लीट की। तो उनके चलते जो हमें एडिशनल कैपेसिटी मिल पाई, वो हम हाई डिमांड बूस्ट के चलते काफ़ी अच्छी तरह से फर्स्ट ईयर में ही हम 90% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल में अक्रॉस ऑल आवर प्लांट्स एक्सेप्ट नाइजीरिया हम लोग अचीव कर पाए।
विच इज बिकॉज ऑफ की पैंडेमिक में जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हुई है प्रोडक्ट्स के लिए, जी उसकी वजह से ये बेनिफिट मिल गया। बिल्कुल, तो डिमांड तो आप बता रहे हैं जैसा कि अच्छी ही रही है। एक रॉ मटेरियल की बात करेंगे, एक क्योंकि एक 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 जो आपका रॉ मटेरियल है बीओपीपी, उसके जो प्राइसेस हैं ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ समय में। किस तरह का इम्पैक्ट आपने देखा उसका? क्या आप वो पास ऑन कर पाए कस्टमर्स को, या फिर उसका असर आपके मार्जिन्स पर दिखेगा? हमने पिछले अगर 2-3 क्वार्टर, पिछले अगर हम 5 क्वार्टर्स देख लें, तो एक्सेप्ट एक पिछला जो एक क्वार्टर था, उसमें हम लोग थोड़ा सा प्राइस प्रेशर्स, कॉस्ट प्रेशर्स ज़्यादा रहे, जो हम पूरा पास ऑन नहीं कर पाए, या पास ऑन कर भी दिया तो कॉस्ट इंक्रीजेस इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट थे कि उसमें जो भी ऑर्डर बुक पोजीशन थी आपकी, आज आपने अगर ऑर्डर ले लिया और जब तक आप उसको सप्लाई करोगे, अगर 3-4 बार रॉ मटेरियल प्राइसेस उसमें बढ़ गए, तो फिर आपको वो ऑर्डर पे मार्जिन्स आपके ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। तो ये हमने लास्ट क्वार्टर में देखा कि थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट आया इसकी वजह से, बट हमने उसके लिए भी करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं। ऑर्डर बुक पोजीशन अब हमने कम कर दी है, जितना हम एक्स्ट्रा ऑर्डर कैरी करके नहीं चल रहे हैं, जितना रॉ मटेरियल जिस रेट में कॉन्ट्रैक्टेड हैं उस रेट के हिसाब से हम लोग आगे ऑर्डर बुक पोजीशन अपनी बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं जो काफ़ी बढ़े हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो भी बढ़े हैं। तो मोस्टली मार्जिन्स इंडस्ट्री के फिर भी बेटर हुए हैं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी थी। रॉ मटेरियल साइड में भी डिसरप्शंस थी, जैसे मैंने बताया, हायर फ्रेट्स के चलते जो पूरा मूवमेंट था रॉ मटेरियल की कि आप कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं, वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। और कई जो फैसिलिटीज़ थी वो उनका प्रोडक्शन वगैरह भी कम हुआ, तो उसके चलते रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी बढ़े। बट एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर हम लोग नॉर्मली ये पास ऑन कर पा रहे हैं। और बीओपीपी इंडस्ट्री में अगर आप देखें अक्रॉस ऑल प्लेयर्स, पिछले 4-5 क्वार्टर के मार्जिन, तो सबके मार्जिन बेटर हुए हैं। तो आई थिंक BOPP is in good demand, and they have a good hold over the prices, and they are able to pass on the higher costs. करेक्ट करेक्ट मिस्टर भाटिया, यहाँ पर ये भी एक समझना होगा, आपके जब नंबर्स को रीड करते हैं तो ये एक फैक्ट निकल के आता है कि जो आपका 18% रेवेन्यू है वो करीब आपके टॉप 10 क्लाइंट से आता है। एक तरह से ये अच्छी बात भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसमें कुछ प्रोपोर्शन में कोई चेंज हुआ है? आपकी डिपेंडेंसी इन टॉप क्लाइंट्स पर कितनी है, और क्या आपने कुछ और नए क्लाइंट्स भी ऐड किए हैं पिछले कुछ समय में? क्लाइंट्स नए ज़रूर ऐड हो रहे हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। और टॉप 18% रेवेन्यू शेयर कमिंग फ्रॉम टॉप 10 क्लाइंट्स इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोपोजिशन। और हमें कोई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा कुछ ही कस्टमर्स पे नहीं है, बिकॉज़ हमें एक एडवांटेज है कि हम लोग दुनिया में अब 9 देशों में हैं। तो उन 9 देशों में हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि मटेरियल मूवमेंट कम से कम हो। तो उन्हीं 9 देशों में जो कस्टमर्स हैं, उन्हीं को हम सप्लाई कर पाएँ। और उनमें कस्टमर्स अलग-अलग हैं, उनके हर इजिप्ट में अलग कंसंट्रेशन है, यूएस में अलग हैं। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोग का एक पर्टिकुलर बिज़नेस सेगमेंट या कस्टमर सेगमेंट पे कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है जी। ओके, मिस्टर भाटिया, अगर आप ये बता पाएं कि इस समय जो कंपनी की डेट और कैश सिचुएशन क्या है? सो अगर हम टोटल डेट अभी करीब कंपनी का वर्किंग कैपिटल लेके करीब 4-1 हज़ार करोड़ है। और नेट डेट क्योंकि कैश काफ़ी है, हमने जो भी वर्किंग कैपिटल की हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं कस्टमर से एंड ऑल दैट, वो हायर मार्जिन्स के चलते, हायर प्रॉफिटेबिलिटी के चलते, वो सब अभी यूटिलाइजेशन बहुत ही कम लेवल पे रखा हुआ है। उसके अलावा भी जो एक्सेस कैश है, दैट इज़ आल्सो इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड ऑल दैट। तो ओवरऑल में अगर बात करें तो ऑन ए ग्रॉस बेसिस आल्सो the debt to EBITDA is less than 2, which is a very healthy proposition
टू बी इन। तो लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है हमारे पास, हमारे सारे बिजनेसेस में, चाहे वो इंडिया हो, इजिप्ट हो, मेक्सिको हो, यूएस हो, हर जगह पे जितना अर्निंग्स हो रही हैं, क्योंकि वो आगे हमने जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं अब सारे, तो कोई नया और अभी कैपेक्स नहीं है। तो जो भी एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है उससे हम अपना बोरिंग्स कम कर रहे हैं। बिल्कुल। मिस्टर भाटिया, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी कंपनी की ये है कि पैकेजिंग में तो ज़ाहिर तौर पर आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स हैं। यहाँ आपका आपका जो एक डिवीज़न और है वो है इंजीनियरिंग डिवीज़न। हम देख रहे हैं कि एक छोटा हिस्सा आपके रेवेन्यूज़ का वहाँ से भी आता है। उसमें वहाँ पर एक्सपेंशन का क्या प्लान है, और उसको एक्सपैंड करने के लिए आप इंजीनियरिंग डिवीज़न को आप किस तरह से पैसे जुटाएंगे? देखिए, इंजीनियरिंग डिवीजन भी जो है वो हम तो अपना पैकेजिंग का हिस्सा ही मानते हैं उसको, क्योंकि इंजीनियरिंग डिवीजन में हम लोग क्या बनाते हैं, या तो हम उसमें पैकेजिंग मशीन्स बनाते हैं, प्रिंटिंग मशीन जो भी पैकेजिंग इंडस्ट्री के काम आती हैं, या फिर कस्टमर एंड पे जो फिलिंग मशीन्स होती हैं वो बनाते हैं, वो हम कस्टमर्स को देते हैं। तो वहाँ पे कुछ बहुत अभी कोई एक्सपेंशन का अभी विचार नहीं है। आई थिंक जो हमारा मेन कोर बिजनेस है, जो पैकेजिंग फिल्म्स का या पैकेजिंग या असेप्टिक पैकेजिंग, जो 3 सेगमेंट्स हैं हमारे, उन्हीं में ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा हमारा है। सो इंजीनियरिंग इज़ अ सबसेट ऑफ आवर पैकेजिंग बिजनेस, बट अभी उसमें कोई और आगे कोई इन्वेस्टमेंट का कोई विचार नहीं है। उसमें इंजीनियरिंग बिजनेस में एक सबसेट, इसमें पैकेजिंग में जो सिलेंडर्स लगते हैं प्रिंटिंग में, वो भी इंक्लूडेड होता है। तो उसमें तो नॉर्मल जो हम करते रहते हैं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, बट वो कोई, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉर्मल रहता है। उसके लिए हम लोग कोई सेपरेटली कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग में नहीं होता है। बट उसमें हाँ, बिकॉज उसमें हमारा पैकेजिंग जैसे ग्रो कर रहा है, तो जी, उसमें हम ग्रो करेंगे जी। बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर भाटिया, आज जीटी नाउ स्वदेश पर जुड़कर अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए। राजेश भाटिया जी वहाँ पर ग्रुप सीएफओ यूफ्लेक्स के, बताते हुए कि किस तरह कंपनी प्लान कर रही है आने वाले दिनों में, किस तरह की डिमांड एनवायरनमेंट रही है। स्टॉक हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में चलता हुआ ज़रूर दिखाई दिया है। 52 वीक हाई 650 के ऊपर ज़रूर था। फिलहाल ये स्टॉक उसी के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। फिलहाल 542 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है, 0.5% की बढ़त के साथ। चलिए।